के जगह बहुत बड़ी संख्या हो जाए, जैसे 1296, कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अब हम 1 से 2 से ऐसे कितना देखते रहेंगे, तो देखने में टाइम लग जाएगा, होने में भी टाइम लगेगा। तो इन सब के लिए एक तरीका बताते हैं। कौन ऐसी दो संख्या है जिसे बाय डिफॉल्ट विभाजित होती ही है, डिवाइड होती ही है। जैसे 720 1 से कटेगा ही कटेगा, अभी भी पावर में एक एक बढ़ाएंगे, लेकिन अब जो बेस है जिस पर पावर है उसका भी साथ रखेंगे। अगर योगफल पूछा है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का कितने गुणनखंड हैं, कितने भाजक हैं, कितने फैक्टर डिवाइजर्स आप पता कर सकते हैं। तो अगर 1001 7 11 13 से विभाज्य है, ये XYZ भी 7 11 और 13 से विभाज्य हो। तो देखिएगा 48 के ये तीनों गुणनखंड भी हैं, तो 8 से भी विभाजित होगा, 16 से भी और 24 से भी, और इन तीनों को जोड़कर 48 भी हो रहा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए संभव बैच जो हमारे ओनली IAS हिंदी मीडियम चैनल पे चल रहा है यूट्यूब पर, उसके लिए एक टॉपिक गुणनखंड और गुणज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पर लेकर आया हूँ। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या सेशन है, क्या क्या ध्यान रखेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे हम आपको, इसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल की बात करेंगे, ठीक है। मतलब गुणनखंड एवं गुणज, ठीक है। साथ साथ आप देख सकते हैं यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स आप परचेज कर सकते हैं 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए है। तो स्टूडेंट इसको एकदम बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या ध्यान रखेंगे, आप देख सकते हैं सब लोग। सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें अभाज्य गुणनखंड, मतलब किसी भी संख्या को या तो अभाज्य संख्या या अब अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिखा जा सकता है, के गुणज में लिखा जा सकता है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो किसी भी संख्या को, जैसे 120 है, तो 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कौन कौन होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं, 60 बार 2 से शुरू करते हैं, 30 बार 2 से शुरू करते हैं, 15 बार 3 से शुरू करते हैं, 3 का 5 गुना, यानी इसमें 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड है जो अभाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि एक 2 है, दूसरा 3 है और 5 है। तो 3 अभाज्य संख्या है जो इनके गुणनखंड है, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन अभी हमारा जो मेन उद्देश्य है कि अभाज्य गुणनखंड निकालना, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। जैसे अगर मैं बात करूं 1296 के अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो 2 से शुरू करेंगे, फिर 2 से, तो 2 से जब तक 2 से कटता जाए काटते जाएंगे, फिर 2 से 81, लेकिन 81 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से विभाजित होगा, 3 से 9, 3 से 3, फिर 3 से एक बार, यानी 2 कितनी बार आ रहा है और 3 कितनी बार आ रहा है, ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो मेन जो हमारा ये टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो किसी भी संख्या के कितने डिवाइजर होंगे, भाजक, भाजक लिखे है ना, कितने भाजक हैं, कितने गुणनखंड हैं, या कितने संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग भाजक मतलब डिवाइजर
है ना। गुणनखंड मतलब फैक्टर, कितने फैक्टर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाजकों की संख्या, हम लोग जो पहला जो हेडिंग दे रहे हैं, भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या, किसी भी संख्या में कितने भाजक होंगे। जैसे अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल 12, 12 के कितने भाजक हैं, 12 कितने संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होंगे, या 12 के कितने फैक्टर हैं, 12 के कितने गुणनखंड है, 12 कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, ये पता करना है। तो 12 कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, तो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से भी होगा, देखो 4 से भी होगा, 6 से भी और 12 से भी। तो हम कह सकते हैं 12 इन 6 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। कौन कौन, तो 1 2 3 4 6 और 12 से। लेकिन यही ज्यादा हो जाए, जैसे फिर भी अगर हमें 60 का पूछा जाए कि 60 कितने नंबरों से पूर्णतः विभाजित होगा, ये 60 में कितने भाजक हैं, मतलब 60 के कितने भाजक हैं, तो 60 कितने संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, 60 के कितने फैक्टर हैं, कितना इनका गुणनखंड है, कितने संख्याओं से 60 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हिट एंड ट्रायल करेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी 60 पूर्णतः विभाजित होगा, 25 से नहीं होगा, 30 से होगा, फिर 60 से होगा। बताओ कितने हो गए, यहां तक तो 6 7 8 9 10 11 12, तो कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हुआ, 60। लेकिन इसी 60 को के जगह बहुत बड़ी संख्या हो जाए, जैसे 1296, कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अब हम 1 से 2 से ऐसे कितना देखते रहेंगे, तो देखने में टाइम लग जाएगा, होने में भी टाइम लगेगा। तो इन सब के लिए एक तरीका बताते हैं, इन सब के लिए आपको एक तरीका समझाते हैं कि चाहे भाजकों की संख्या पूछी जाए, चाहे समभाजकों की संख्या पूछी जाए, चाहे विषम भाजकों की संख्या पूछी जाए, उन सब के लिए सबसे पहले हम लोग एक तरीका अपनाते हैं कि भाजकों की संख्या, जैसे अगर क्वेश्चन में ये लिख दे, इस मतलब इसके लिए तरीका अपनाते हैं भाजकों की संख्या के लिए कि जो भी संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए, जो भी संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। वो अभाज्य गुणनखंड इस फॉर्म में हो सकता है, ए का पावर पी, बी का पावर क्यू, है ना, सी का पावर आर एंड सो ऑन, ऐसे हो सकता है। तो इसमें भाजकों की संख्या निकालने के लिए एक तरीका अपनाना है, फिर ऐसा आता क्यों है उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, उसमें अभाज्य संख्या के पावर आएंगे, घात आएंगे, तो जो भी पावर आएगा ना उसमें से एक बढ़ा दीजिए सभी पावर में, जैसे p+1 q+1 r+1 एंड सो ऑन, जितना होता सबको एक एक बढ़ा के आपस में गुना कर दीजिए, वही कुल भाजकों की संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल 12 के उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि 12 के कितने भाजक हैं, या 12 कितने संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होंगे, 12 के कितने भाजक हैं, या 12 कितने संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होंगे। तो उसके लिए तरीका क्या अपनाना है, सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो किससे शुरू करिए, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 जितनी बार आता है उतना पावर चढ़ा दीजिए, घात लगा दीजिए। 3 कितनी बार है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक बार है। तो इसमें भाजकों की संख्या कितनी होगी, इसमें भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो अलग अलग हिट एंड ट्रायल ना करना पड़े कि 1 2 3 ऐसे गिनना ना पड़े, उससे बचने के लिए इनके पावर को ध्यान रखिएगा, 2 का पावर जितना है उनको 1 बढ़ाना है, 3 का पावर कितना है, 1 है, उसमें भी 1 बढ़ाना है, 2 + 1 3 और 1 + 1 2, 3 दूनी 6, तो भाजकों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो भाजकों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, तो ये समझना है 12 के कितने भाजक हैं, तो 6 होंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से समझा रहे हैं। देखो अब देखना, 12 जो 12 है, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाला हमने,
2 का स्क्वायर गुने 3 का पावर 8। अब इसको ऐसे समझना है, 2 के पावर 0 से शुरू करिए, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 तक। तो 3 का पावर 0 से शुरू करिए, 3 का पावर 1 करिए। ठीक है, इनके भाजक क्या क्या हो सकते हैं वो भी निकाला जा सकता है, लेकिन जनरली उसका भी जरूरत होता है बहुत बार, लेकिन जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हमें यह पता करना होता है कितने हैं। तो अब ये बताइए कि 2 गुने मतलब 2 का पावर 0 को 3 के पावर 0 के साथ देखें, तो 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0, फिर 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर, ये भी एक भाजक, ये भी एक फैक्टर बनेगा। फिर 2 का पावर 3 और 2 का पावर मतलब 2 का पावर 1 का एक बार 3 के पावर 0 के साथ, और 2 के पावर 1 का 3 के पावर 1 के साथ, फिर 2 के पावर 2 का 3 के पावर 0 के साथ, और 2 के पावर 2 का 3 के पावर 1 के साथ। ठीक है, ये हम लोग इसका फैक्टर बनाए, इसका हम लोग फैक्टर बनाए। बताओ ये क्या होगा? 2 का पावर, देखो ध्यान से, 2 का पावर 0 और 3 का पावर 0 क्या हुआ? 1 हुआ। किसी के भी पावर 0 कर दो 1 होता है, तो 1 गुने 1 1 होगा। ठीक है, इसको देखो ये कितना हो रहा है? 2 का पावर 0 1 हो रहा है, 1 गुने 3 का पावर 1 3, तो 1 गुने 3 3। इसको देखो कितना हो रहा है? 2 का पावर 1 2 और गुने 3 का पावर 0 1, तो 2 होगा। 2 का पावर 1 2, 3 का पावर 1 3, 2 तिया 6, तो 6 होगा। 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 0 1 होगा, 1 गुने 4 4 होगा। 2 का पावर 2 4 गुने 3 का पावर 1 3, 4 तिया 12। तो हम कह सकते हैं इसके कितने भाजक हुए? 6 भाजक हुए। कौन कौन? 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इतना अलग अलग करके नहीं, तो इसका मतलब इसमें हुआ क्या देखना ध्यान से। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, है ना? तो इसको आपस में गुना करने के लिए तो हम लोग क्या करें? देखो ये कितना आ रहा है, 2 के घात कितनी कितनी बार है? तो 2 का पावर 0 है 1 2 और 3, तो ये 3 है। 1 2 3 है, 3 लिख दो। 1 2 है, 2 लिख दो। इन दोनों को गुना कर दो तो कितने भाजक होंगे? 2 के 6 भाजक होंगे। 2 के कितने भाजक होंगे? 6 भाजक होंगे। ठीक है, 2 के कितने भाजक होंगे? 6 भाजक होंगे। ठीक है, ये हो गया बेसिक, मतलब इस बेसिक से आप समझ सकते हो। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि 60 के कितने भाजक हैं, 60 के कितने गुणनखंड हैं, कितने फैक्टर है, या 60 कितने संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, सबका प्रश्न का उत्तर वही है। 60 के कितने भाजक हैं, कितने गुणनखंड हैं। तरीका वही अपनाना है, 60 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से। ठीक है, तो 2 गुने 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। तो अब इसके भाजकों की संख्या निकालना है। भाजकों की संख्या अगर निकालनी है तो आपको एक तरीका अपनाना है। इसके जो पावर है, 2 के पावर को 1 बढ़ा दो, 3 के पावर को भी 1 बढ़ा दो, और 5 के पावर जो भी है उसको भी 1 बढ़ा दो, और आपस में गुना कर दो। 3 गुने 2 गुने 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। अभी हमने देखा भी था 60 के कितने भाजक है, तो 12 है। ठीक है, अभी हमने देखा भी था 60 के कितने भाजक हैं, तो 12 है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब इसी में अगर मैं पूछूं आपसे, देखो एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। मैंने लिखा 720 के कुल भाजक कितने हैं? कुल भाजक,
कितने हैं? 720 के कुल भाजक कितने हैं? तो 720 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालो। तरीका वही अपनाना है, 2 से स्टार्ट करना है। 360 2 से, 180 2 से, 90 2 से, 45 3 से, 15 3 से 5। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 2 बार और 5। तो 2 कितनी बार है? 4 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। तो इस इंफॉर्मेशन से पता करना है कि 720 कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, 720 कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, ये पता करना है। तो अब तरीका क्या अपनाना है? तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो पावर है उसमें से एक बढ़ाना नहीं भूलना है ना। इसमें भी जो पावर है उसमें भी एक बढ़ाना नहीं भूलना। इसका जो पावर है उसमें से भी एक बढ़ाना नहीं भूलना। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो 5 तिया 15 दूनी 30। तो 30 भाजक इसमें ऐसे हैं जिससे 720 पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो देखना ध्यान से। अब इसमें एक प्रश्न बनता है कि 720 के उचित भाजकों, यहां उचित लिखा रहे या वास्तविक लिखा रहे, की संख्या क्या होगी? उचित मतलब प्रॉपर, प्रॉपर डिवाइजर। उचित मतलब प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर फैक्टर या प्रॉपर डिवाइजर की संख्या कितनी है? तो इसमें देखो ध्यान ये रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 720 के उचित, उचित मतलब क्या होता है? देखो 720 कौन ऐसी दो संख्या है जिससे बाय डिफॉल्ट विभाजित होती ही है, डिवाइड होती ही है। जैसे 720 एक से कटेगा ही कटेगा, एक पूर्णतः विभाजित करेगा किसी भी संख्या को, और 720 जो खुद है अपने आप में वो भी पूर्णतः विभाजित होगा। यानी 720 एक और 720 से बाय डिफॉल्ट विभाजित होगा, एक और 720 से बाय डिफॉल्ट विभाजित होगा ही होगा। तो कभी भी उचित पूछा जाए, उचित भाजकों की संख्या पूछा जाए, तो इसमें ध्यान रखना भाजक कितने होंगे। तो जो कुल भाजक हैं इसके, कुल भाजक जो हैं उसमें से, कुल भाजक में से 2 माइनस कर देना। कुल भाजक 30 थे, अभी निकाला था यहाँ पर, -2। 2 कौन कौन? तो एक और 720 जो बाय डिफॉल्ट भाजक होंगे ही, तो उसको उचित भाजक में नहीं काउंट करते हैं। एक और 720 के अलावा जितने हैं सबको उचित, उचित भाजक, वास्तविक भाजक, है ना, प्रॉपर डिवाइजर में काउंट करते हैं। ये ध्यान रखना। इसका आंसर 28 होगा, इसका आंसर 28 होगा। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए, अब बताओ 1296 के कितने भाजक हैं? कितने भाजक हैं टोटल? तो फिर से 1296 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। ये देखना 2 का पावर 4 होगा और 3 का पावर 4 होगा। तो कुल भाजकों की संख्या क्या होगी? कुल भाजकों की संख्या क्या होगी? तो जो पावर है 4 उसमें से 1 बढ़ा दो और बाकी इसमें से भी 1 बढ़ा दो, तो 5 गुने 5 तो 25 होगा। मतलब 25 संख्याएं ऐसी है, 25 संख्याएं ऐसी है जो 1296 को पूर्णतः विभाजित करता हो, जो 1296 को पूर्णतः विभाजित करता हो। समझ गए? ठीक है,
तो देखो ये हो गया। तो इसमें देखो ये अभी तक हमने ये समझ लिया कि भाजकों की संख्या क्या हुई। अब इसी में ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे 12 है, 12 के कितने भाजक थे, तो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था और 12। सभी भाजक 6 थे, लेकिन सभी भाजक में जरूरी नहीं है सब सम संख्या हो, सब विषम संख्या हो। तो कुल भाजकों की संख्या में कुछ सम कुछ विषम भी होंगे। तो अब हम लोग यहाँ से भाजक को दो भाग में बांटते हैं, एक सम भाजक हो सकता है, दूसरा विषम भाजक हो सकता है। एक सम भाजक हो सकता है, दूसरा विषम भाजक हो सकता है। मतलब ऑड फैक्टर हो सकता है या इवन फैक्टर हो सकता है, ऑड डिवाइजर हो सकता है या इवन डिवाइजर हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको सम पूछा, इसमें खुद देखो अभी इसमें सम भाजक कितने हैं, 1 2 3 और 4 है ना, और विषम भाजक कितने हैं, 1 और 2। तो चाहे सम पूछे, विषम पूछे या कुल भाजक पूछे, हमें तरीका वही अपनाना है जो हम लोग किसी भी नंबर को सॉल्व करते थे करने में। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर 2 है और 3 का पावर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 के कितने भाजक हैं, 12 के कितने भाजक हैं पता कर लेंगे। तो कुल भाजकों की संख्या तो पता कर लेंगे, कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, कुल भाजकों की संख्या पता कर लेंगे। तो तरीका क्या अपनाएंगे, तो इसी के लिए आपको हमने बताया था 2 को 1 बढ़ा दो 3, 1 को 1 बढ़ा दो 2, तो 6 हो गया था। ठीक है, लेकिन अब इसमें सम भाजक चाहिए और विषम भाजक चाहिए। अब ये बताइए, सबसे पहले 2 का पावर 0 था, 2 का पावर 1 था और 2 का पावर 2, और 3 का पावर 0, 3 का पावर 1। अब देखना इसमें सम भाजक कौन कौन होंगे। सम भाजक अगर पता करें तो क्या होगा, बोलो एकदम ध्यान से। विषम भाजक, पहले हम इस वाले से विषम भाजक पता करना चाहते हैं। विषम भाजक, देखो विषम भाजक के लिए क्या करेंगे, विषम भाजक के लिए अगर हम ये लेते हैं, देखो 2 का पावर 0 और 3 का पावर 0, तब तो ठीक है, ये 1 हो जाएगा। लेकिन अब बताओ 2 का पावर 0 तो 1 है और यहाँ 3 है, तो ये भी ले लेंगे, 2 का पावर 0 और 3 का पावर 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3। लेकिन अब 2 का पावर 1 होगा और 3 का पावर 0 लो, तो 2 का पावर 1 2 होगा, 3 का पावर 0 1 होगा, 2 गुणे 1 2 होगा। तो 2 विषम संख्या नहीं है, तो विषम भाजक नहीं होगा। अगर हम इसके साथ देखें, 2 का पावर 1 है और 3 का पावर 1 है, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, तो उसका विषम भाजक नहीं है। उसी तरीके से 2 का पावर 2 4 गुने 1 तो 4 होगा, फिर से 4 विषम नहीं है, सम है। तो सम है तो सम भाजक में गिनती में आएगा, विषम में नहीं आएगा। फिर 2 के पावर 2 और 3 का पावर 1, तो ये 4 तिया 12, फिर से 12, 12 सम संख्या है तो विषम भाजक की गिनती में नहीं आएगा। तो विषम भाजक की गिनती में केवल यही दोनों आ रहा है, तो 1 और 3, तो 2 ही होगा विषम भाजक। अब इसी को निकालने के लिए आप क्या तरीका अपनाओ, विषम भाजक कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना है, देखना किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, है ना। उसमें बस 2 के पावर को छोड़कर जितने भी विषम अभाज्य संख्या है सभी के पावर को एक एक बढ़ाकर गुना कर दो, वही विषम भाजकों की संख्या आएगी। हमेशा विषम के पावर के, ऑड वाले के पावर को, ऑड वाले के। तो बताओ 3 का 2, 3 का पावर, इसमें देखो 3 का पावर 1 है, तो 1 को 1 बढ़ा देना बस, तो कितना होगा 2। तो विषम भाजक कितने होंगे, तो 2 होंगे। दो संख्याएं, दो भाजक ऐसी होंगी जो विषम होंगी, कौन कौन होगा, तो 1 और 3 होगा। लेकिन अगर सम भाजक की बात करें, सम भाजक की बात करें, तो अब ये बताओ 2 का पावर 0 अगर हम लेते हैं, तो 2 का पावर 0 का 3 के पावर 0 के साथ 1 बनता है, लेकिन वो एक विषम नहीं विषम होता है, सम नहीं होगा। तो सम में कभी भी 2 का पावर 0 नहीं आएगा, लेकिन उसके अलावा किसी भी सम संख्या को
विषम संख्या से गुना करो, 2 तिया 6 करो, 4 तिया 12 करो, है ना। तो किसी भी सम को विषम से गुना करते हैं तो हमेशा सम संख्या आता है। तो इसमें करते क्या है, इसके लिए तरीका क्या अपनाते हैं, तो जो 2 का पावर है 2, उसके पावर को एज इट इज रखते हैं और विषम के पावर को एक एक बढ़ा देते हैं। मतलब इसमें बढ़ाना नहीं है, 2 के पावर में बढ़ाना नहीं है, जो रहेगा उसी को रखना है। और गुने 2, 2 दूनी 4। तो 4 संख्याएं ऐसी है जो सम संख्या है और सम भाजक है 12 का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल से और समझा रहा हूं और क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे 120 के ही भाजक की बात करना चाहते हैं, तो 120 का 2 से अभाज्य गुणनखंड निकालते समय 2 से, 2 से, 3 से, ऐसे करके। ठीक है, तो 2 का पावर कितना 3, 3 का पावर कितना 1, फिर 5 का पावर 1। अगर कुल भाजकों 120 के कुल भाजकों की संख्या निकालनी हो तो 120 के कुल भाजकों की संख्या निकालनी हो तो जो पावर है उसमें से 1 बढ़ा दो, जो पावर है उसमें से 1 बढ़ा दो, जो पावर है उसमें से 1 बढ़ा दो। 4 गुने 2 गुने 2, 16 हो गए टोटल। लेकिन इसमें विषम भाजक कितने होंगे, इसमें अगर विषम भाजक की बात करें तो केवल, मैंने अभी दिखाया था, केवल विषम के घात पर ही ध्यान रखना है, सम के घात पे नहीं ध्यान रखना है। तो विषम का घात कितना है, 3 का घात और 5 का घात, तो 1 है और 1 है। इस 1 को 1 बढ़ा के लिखो, इस 1 को भी 1 बढ़ा के लिखो, तो 2 गुने 2 कितना 4। तो सम भाजक निकालना हो तो 2 तरीका, सम भाजक निकालने का 2 तरीका। एक तो कुल भाजक पता चल गया, सम भाजक निकालना हो उसके लिए 2 तरीका। एक कुल भाजक पता चल गया 16, ठीक है, और माइनस कुल भाजक पता चल गया 16, उसमें से उसको माइनस करो जो विषम थे, माइनस कर दिया तो बचा कितना 12। दूसरा, अगर सम भाजक डायरेक्ट निकालना चाहते हो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट करने के बाद, तो उसके लिए एक तरीका अपनाना। सम भाजक में सम और विषम दोनों के घात का यूज होता है, लेकिन सम का घात एज इट इज आता है, इसमें बढ़ाना घटाना नहीं है, बढ़ाते केवल कुल में है। देखो 3 से 4 लिखा, 1 से 2 लिखा, 1 से 2 लिखा, लेकिन सम भाजक में केवल 2 का पावर को एज इट इज रख देना, हु बहू। ठीक है, और उसके बाद ये और ये, मतलब ऑड वाले को सम में भी यूज करना है, विषम में भी यूज करना है और कुल में भी यूज करना है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो देख रहे हो इसमें कितने समभाजक हो गए 12, कितने समभाजक हो गए 12। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब इसके बाद अगर मैं कहूं आपसे कि बताओ 1296 के कुल भाजक समभाजक एवं विषम भाजक अलग अलग ज्ञात करो, अलग अलग ज्ञात करो, ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है इसमें, ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या है आप समझ रहे हो। मतलब आपको देखो, हम जो अभी तक हमने एक ही बात बताया है कि एक संख्या है, वो संख्या कितने संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, उस संख्या के कितने वेक्टर हो सकते हैं, कितने डिवाइजर होंगे, सब एक ही बात है। ठीक है, तो 1296 के कुल भाजक, समभाजक और विषम भाजक, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो 1296 का अभी पिछला निकाला था, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4। कुल भाजक पूछे कोई दिक्कत नहीं है, कुल भाजक अगर पूछे आपसे तो दोनों के पावर को एक एक बढ़ा दो और आपस में गुना कर दो। ठीक है,
विषम भाजक पूछे तो केवल विषम के घात पे ध्यान रखो, केवल विषम के घात पर, उसी को 1 बढ़ा दो, 4 + 1 5 कर दो। समभाजक के लिए 2 तरीका, कितने होंगे समभाजक? तो एक तरीका क्या, टोटल पता है 25 में से 5 विषम भाजक हटा दो तो 25 - 5 20 हो जाएगा। दूसरा तरीका, 2 के पावर को हू बहू एज इट इज रखो, 4 है तो 4 ही रखो, बढ़ाना नहीं, है ना, और इसमें से 1 बढ़ा दो तो 4 × 5 = 20। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भाजक की कुल संख्या, विषम भाजकों की कुल संख्या और समभाजकों की कुल संख्या आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब भाजकों का योग, सम ऑफ डिवाइजर्स, मतलब किसी भी संख्या में जितने भाजक हैं उसके योगफल कितने होंगे, वो भी डायरेक्ट पूछा जाता है प्रश्न में। सी सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें भाजकों का योग, तो फिर से वही छोटे एग्जाम्पल से चलो, जैसे 12 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। अभी कितने भाजक हैं निकालते थे तो क्या करते थे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 लिखते थे, 3 का पावर 0 से शुरू किया, 3 का पावर 1, ये कितना था, ये 3 था, ये 2 था, तो 3 और 2, ये तीनों इन दोनों से गुना होकर आपस में 6 बार गुना हो जाता था, 6 संख्या देता था, इसलिए 6 भाजक होता था। लेकिन ये भाजकों का योग पूछ रहा है, तो इनके भाजक अगर 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है और 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 1 है, तो भाजकों का योग, तो क्या करो, इन सबको योग कर दो, योग। अगर योग पूछ रहा है तो इनको भी योग कर दो, करके यहां लिखो। देखो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, अब बीच में गुना, अब फिर 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, एक और होता, मान लो 5 का होता, 7 का होता, उनको भी आपस में 0 से शुरू करते हुए जहां तक रहता वहां तक जाते और गुना कर देते। अब इसको सोचो, ये कितना, 1, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, है ना, ये कितना हो गया, 3 का पावर 0 1, 3 का पावर 1 3, 4 2 6 1 7, 1 + 3 4, 7 4 जा 28, तो इसका सम कितना हो गया, 28 हो गया। इसका सम कितना हो गया, तो 28 हो गया। आप सबको दिख रहा होगा, हमने किया था पहले कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, ये भाजक थे। इनके भाजक को अलग अलग देखो, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25 2 27 और 1 28, यहाँ से भी हो गया ना 28। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि ये तो छोटा एग्जाम्पल हो तब तो हम लोग अलग अलग भाजक लिखकर फिर उसका जोड़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, तो यही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, साथ साथ इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, और ये फॉर्मूला कहीं से नहीं यहीं से निकल के आता है, क्योंकि ये जो सीरीज होता है 2 का पावर 0 1 जीपी सीरीज होता है, उसी का सम का एक फॉर्मूला होता है, जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है। तो जो भी संख्या है, अगर उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, मान लो a का पावर p है इंटू बी का पावर q है इंटू सी का पावर r है एंड सो ऑन, अगर ऐसे है तो भाजकों का योग के लिए आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं जो हमने बताया है। क्या है फॉर्मूला, तो अब ना पहले क्या था, तो केवल भाजकों की संख्या था, तो हम लोग पावर को ही एक एक बढ़ाते थे। अभी भी यहाँ एक एक बढ़ाएंगे, अभी भी पावर में एक एक बढ़ाएंगे, लेकिन अब जो बेस है जिस पर पावर है उसका भी साथ रखेंगे अगर योगफल पूछा है तो। कैसे करेंगे देख लीजिए, a का पावर p + 1, a का पावर p जो पावर है उसमें घात है उसमें एक बढ़ा दो, अब पूरे में -1 करो, डिवाइड बाय a - 1। सेम अगले वाले को भी, b का पावर q में एक बढ़ा दो, पावर में पूरे में -1 करो, b - 1। फिर c का भी r + 1 - 1 बाय c - 1,
एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। तो अब इसी को जो अभी हमने सीखा है यहाँ पर, तो 12 का भी हम लोग तो ऐसे 28 लेकर आ गए, देखना ध्यान से। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाला, 2 का स्क्वायर 3 का पावर 1 है, तो 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो बेस है जिस पर पावर है तो बेस को भी लेना है, 3 भी रखना है, लेकिन पावर को 1 बढ़ा देना है, 2 को 3 कर लेना है, पूरा -1 डिवाइड बाई 2 -1। ठीक है, फिर 3 का पावर 1 है तो 1 को 1 बढ़ा दो, तो 2 हो गया -1 3 -1। ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो 2 का पावर 3 कितना, 8, 8 - 1 7 बटे 1 गुने 3 का पावर 2 9, 9 - 1 3 स्क्वायर 9, 9 - 1 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा कितना हो गया 28। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये हो गया बेसिक। मतलब अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए 120 के सभी भाजकों का योग क्या होगा, 120 के सभी भाजकों का योग क्या होगा? हम दोनों तरह से कर सकते हैं, जो अभी हमने सिखाया, भाजकों का योग क्या होगा। कुछ भी हो जाए, भाजक निकालना है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, आपको सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना जरूरी है। तो अभाज्य गुणनखंड पहले निकालिए 120 का, तो वही 2 से स्टार्ट करेंगे, 60 बार, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, 2 कितनी बार है पावर लगा दीजिए, 3 कितनी बार है एक ही बार है, 5 एक ही बार है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का ये तरीका बताया था कि इसको कैसे करेंगे। तो देखना 2 के पावर 3 से शुरू करेंगे, 2 के पावर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे, ध्यान रखेंगे 3 अगर ये प्लस प्लस करके यूज कर रहे हैं तो 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, तो जहां तक 2 का पावर आया है उसके गुणनखंड में जहां तक 2 का पावर आया है, ठीक है, वहीं तक लेंगे, लेकिन स्टार्ट 0 से करेंगे। 2 के पावर 0 से स्टार्ट करें, फिर 1 2 3 ऐसे करके, फिर 3 के लिए भी वही, 3 के पावर 0 से फिर 3 का पावर 1 तक जाना है, और फिर 5 का पावर 0 और 5 के पावर 1 तक का भी गुणनफल करना है। ये कितना हो जाएगा, ये 1, देखिएगा, ये 1, ये 2, ये 4 और ये 8 है ना, ये हो जाएगा कितना 1 और 3, और ये हो जाएगा 1 और 5। अगर इसको देखें 8 4 12 2 14 1 15, फिर आगे 1 + 3 4, फिर आगे 1 + 5 6। ठीक है, तो 15 छक्का 90, 9 चौका 36, 360, 15 चौका 60, 6 छक्का 36, 360। मतलब 120 के जितने भी भाजक होंगे, 120 के जितने भी भाजक होंगे, एक से लेकर ऐसे चलते जाएं, तो उन सब के जितने भी भाजक होंगे उनका योगफल आप सीधा कह सकते हैं, आंसर 360 होंगे। ठीक है, साथ साथ अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए 1760 के उचित भाजकों के योग ज्ञात करें, उचित भाजकों का योग ज्ञात करें। योग क्या होगा? उचित भाजक मतलब समझ गए आप लोग? उचित का मतलब हमने बताया था प्रॉपर डिवाइजर, मतलब 1 और 1760 को छोड़कर जो बचेगा सब उसके उचित भाजक की गिनती में आएंगे। तो तरीका वही अपनाते हैं, सबसे पहले आप 1760
का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 से 880, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से 55, फिर 5 से कटेगा, देखो 11 बार। तो 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, ठीक है। फिर 5 का पावर 1, और बट इसमें ध्यान रखना, अभी हम कुल भाजकों की जितने भी भाजक हैं सबका योगफल निकालने, उसमें 1 और 1760 को माइनस कर दे, क्योंकि 1 और 1760 बाय डिफॉल्ट उसके भाजक हैं, तो उसको उचित भाजक की गिनती में नहीं रखते हैं। तो क्या माइनस करेंगे, 1 और 1760, पहले इनका योगफल निकालने, सभी भाजकों का योगफल निकालने, जिसमें 1 और 1760 भी शामिल है। जो आ जाएगा उसमें 1761, 1760 प्लस 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए तरीका क्या अपनाएं, सबसे पहले इसका देख लें, ये देख लो यहाँ पर, या तो फॉर्मूले से जाएं, तो 2 का पावर 6 माइनस 1, 2 माइनस 1, 5 का पावर 2 माइनस 1, 5 माइनस 1, 11 का पावर 2 माइनस 1, 11 माइनस 1, ठीक है। तो देखो 2 का पावर 6 क्या होगा, 2 का पावर 5 32 होता है, तो 6 128 होगा, तो 128 माइनस 1 127 लिख दो। 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 24 बटे 4, 4 छक 24, 6 होगा। 11 स्क्वायर 121 माइनस 1 120 डिवाइड बाई 10, 120 डिवाइड बाई 10, तो कितना हो जाएगा 12, समझ गए ना। 11 स्क्वायर 121 माइनस 1 120, 120 डिवाइड बाई 10 तो 12, इन सबको आपस में गुना कर दें, 127 गुने 6 गुने 12, इसको आपस में आप गुना कर दें, 127 गुने 6 गुने 12, ठीक है। ये कितना आ रहा है, ये ठीक है ना, 2 का पावर नहीं, ये गलत हो गया, थोड़ा सा देखना ध्यान से। 2 का पावर 5 32 होता है, तो 2 का पावर 6 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 माइनस 1 63 होगा, ठीक है ना। अब इसका आंसर करें, 63 गुने 6 और गुने 12 क्या होगा, 63 गुने 6 गुने 12 कितना होगा, ठीक है। तो देखिएगा 4536 आएगा, 4536, लेकिन ये 4536 क्या है, तो 4536 इनके सभी भाजकों का योगफल है, जबकि प्रश्न में उचित भाजकों का योग पूछा है। तो उचित भाजकों के योग के लिए क्या करेंगे, तो जो सभी भाजकों का योगफल है, सभी भाजकों का जो योगफल है 4536 में 1761 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि जो दो 1 और 1760 बाई डिफॉल्ट भाजक हो जाता है, उसको उचित भाजक में नहीं गिनते हैं, तो इसको माइनस करेंगे, तो ये 5, ये 7, 13 में से 6 गया 7, ये 14 में 7 गया 7 और 2, तो 2775 इसका आंसर होगा। 1760 के उचित भाजकों का योग कितना होगा, तो 2775 इसका उत्तर होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो देखना, ये समझ गए। अब इसमें भी हो सकता है ऐसा कि इसके समभाजकों का योग और विषम भाजकों का योग, क्योंकि भाजक तो अलग अलग है ना, समभाजक भी हैं और विषम भाजक भी हैं, तो विषम भाजकों का ही योग चाहिए, समभाजकों का ही योग चाहिए, तो उसके लिए तरीका वही अपनाएंगे जहां पर ध्यान रखते थे कि समभाजक कितने होते हैं टोटल और विषम भाजक कितने होते हैं टोटल, उसको निकालते थे, ठीक है। मतलब कितने फैक्टर हैं, किसी भी संख्या में जितने भी फैक्टर हैं उनका योग पहले निकाल लेंगे, जिसमें सम विषम दोनों शामिल होगा, जिसमें सम विषम दोनों शामिल होगा, लेकिन जिसमें केवल समभाजक ही चाहते हैं कि समभाजक का ही योग कितना होगा या विषम भाजक का ही योग कितना होगा, ये निकाल सकते हैं, है ना।
तो बस तरीका वही अपनाना है, देखना ध्यान से। तो अगर अब फिर से देखो, एग्जाम्पल 12 ही ले लें, 2 का स्क्वायर है ना, कुल भाजक की संख्या निकाल लिए थे, कुल भाजकों का योग निकाल लिया था हमने। ठीक है, उसी तरीके से कैसे, तो 2 का पावर 0, 2 है पावर, तो 2 का पावर 1, 0 से शुरू करके 2 के पावर 2 तक जाते हैं। ठीक है, और इसमें 3 के पावर 0 से शुरू करके 3 के पावर 1 तक जाते हैं। ये हो गया था कितना, अभी देखा था, 4 और 2 6, मतलब 1 2 और 4 और 1 और 3, ये 7 हो गया, 4 7 चौक 28, 7 चौक 28, समझ गए। ये कुल भाजकों का योग हो गया, मतलब 12 के कुल भाजकों का योग 28 है। तो 12 के विषम भाजकों का योग क्या होगा, तो 12 के विषम भाजकों का योग क्या होगा, तो 12 के विषम भाजकों का योग के लिए आपको वही तरीका अपनाना है, 12 के विषम भाजकों के योग के लिए वही तरीका अपनाना है जो 12 के विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए करते थे। संख्या में केवल विषम के घात को 1 बढ़ाते थे, इसमें भी विषम के घात के बारे में देखना है, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1, बस सम के बारे में नहीं सोचना है। 1 + 3 कितना, 4। लेकिन सम भाजकों का योग तो दो तरीका, कुल भाजकों के योग 28 है, उसमें से विषम भाजकों का योग 4 माइनस कर दें तो 24 होगा। तो सम भाजकों का योग, सम भाजकों का योग अगर पता करना है तो 28 - 4 कर दें तो क्या हो जाएगा, 24। एक तरीका ये, दूसरा इसी को आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, याद होगा हमने इससे किया था, देखो ये 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 0, 3 का पावर 1। बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखते हैं, 2 के पावर को 0 से शुरू ना करके 1 से शुरू करते हैं, 2 के पावर 0 को हटा देते हैं, बस ये 4 और 2 6 है ना, और ये 3 और 1 4, तो 6 चौका 24 होगा, बस ये ध्यान रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं 720 के विषम एवं सम भाजकों का योग निकालना है, एवं सम भाजकों का योग अलग अलग निकालना है, भाजकों का योग अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो आपको कुछ भी हो जाए, आपको सबसे पहले 720 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 720 के अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, बिना ऐसे लिखे क्या करें, 2 गुने 360, 360 माइंड में रखें, फिर 2 गुने 180, 180 माइंड में रखें, 2 गुने 90, 90 को माइंड में रखें, 2 गुने 45, 45 को माइंड में रखें, 3 गुने 15, 15 को माइंड में रखें, फिर 3 गुने 5, 15 हो गया पूरा। तो 2 कितनी बार आया, 4 बार आया, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। ठीक है, अभी विषम भाजकों का योग निकालना है, केवल इनके जो 720 के विषम भाजक हो सकते हैं, मतलब ऐसा भाजक जो विषम संख्या हो, उनका योग निकालना है, विषम भाजकों का योग निकालना है, विषम भाजकों का योग निकालना है। ठीक है, तो बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखना, केवल विषम वाले पर ध्यान रखना, विषम वाले को 3 का पावर 2 है तो 0 से स्टार्ट करो और 2 तक जाओ, 5 का पावर 1 है तो 0 से स्टार्ट करो और जहां तक है वहीं तक जाना है। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया और ये 5 हो गया, 9 3 12 1 13 गुने 6, 13 6 78, तो विषम भाजकों का योग कितना हो जाएगा, 78। अब सम भाजकों का योग चाहिए, जितने भी सम भाजक होंगे 720 के, उन सबको अलग अलग करके जोड़ देना है, और वो अलग अलग निकाल कर फिर जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा और होना भी मुश्किल है, टाइम टेकिंग है बहुत। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, सम भाजकों का योग निकालने के लिए क्या करें, एकदम हम आज एकदम से आपको पूरा बेसिक समझा रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो किसी भी संख्या का
कितने गुणनखंड हैं, कितने भाजक हैं, कितने फैक्टर डिवाइजर्स आप पता कर सकते हैं। साथ साथ उनके योगफल, विषम भाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल, सब कुछ आप कर सकते हैं अच्छे से। तो अब देखिए, बस इसमें ध्यान ये रखते हैं, 2 का पावर 4 था तो 2 के पावर 0 से शुरू करते, कब? जब कुल भाजकों की संख्या निकालना होता। तो 2 का पावर 0 छोड़ देंगे, बस 1 से शुरू करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक दिया हुआ है। और 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और फिर 5, मतलब सबका यूज करना है इसमें। बस सम वाले में जैसे वहां पे हम लोग जो पावर होता था एज इट इज लेते थे, हु बहू, यहाँ पर भी हु बहू लेना है, क्योंकि 0 पावर नहीं लेना है, हटा देना है बस। अब देख लो, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया। ये तो अभी किया था, 13 है ये टोटल। ये कितना? 6। देखो 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30। तो यहाँ 30 हो गया, 30 गुने 13 गुने 6, ठीक है। तो 13 छक 78, 78 का 3 गुना, 8 ये 24, 7 ये 21, 1 22, तो 2240। समझ गए ना? इसको हम गुना करेंगे, 30 गुने 13 गुने 6, तो 78 गुने 30, तो 0 8 ये 24 का 2, 7 ये 21, 2 23, ठीक है। 7 ये 8 ये 24, तो 23 हो जाएगा, तो 2340 हो जाएगा, तो 2340 हो जाएगा, ठीक है। कुल भाजकों का पूछता तो 2340 प्लस 78 कर लेते, इसके कुल भाजकों का पूछता तो 2340 प्लस 78 कर लेते, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ रहे होंगे। अब लेकिन अगर इसी में आपसे ये कह दे कि बताओ 625 के सभी भाजकों का योग बताओ, सभी भाजकों का योग क्या होगा? 625 के सभी भाजकों का योग क्या होगा? ठीक है, तो देखो 625 के सभी भाजकों का योग, तो 625 है, तो 5 का कितना पावर होगा? 4 पावर होगा। कैसे? ऐसे ही तो निकालते हैं भाज गुणनखंड। 5 से स्टार्ट करते हैं 125 बार, 5 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, तो 5 4 पावर है। 3 के सभी भाजकों का योग क्या होगा? कुल भाजकों का योग अगर निकालना है, का योग निकालना है, तो तरीका वही अपनाना है। 5 का पावर 4, 4 को बढ़ा दो, 1 बढ़ा दो, -1, 5 -1, 5 का पावर 5 -1 बटे 5 -1, 5 का पावर 5 क्या होगा? 625 का 5 गुना 3125 और -1, 3125 -1 बटे 4, तो 3124 बटे 4, 4 से 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 1 781 हो गया, ठीक है। इसको हम उससे भी कर सकते थे, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3 और 5 के पावर 4, है ना। ये होगा 625, ये होगा 125, ये होगा 25, ये होगा 5, ये होगा 1, 5 चौके 20 और 1 21, 2 2 चौके 8 और 7, यहाँ से भी कर सकते हैं 781, यहाँ से भी कर सकते हैं 781, ठीक है। तो मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि भाजकों की संख्या, सभी भाजकों की संख्या निकालना हो। अब इसमें देखो, ये तो 5 विषम ही है, जिसके कभी समभाजक हो ही नहीं सकते हैं, तो समभाजकों का योग 0 होगा अगर पता भी करना है तो। इसके समभाजक हो भी नहीं सकते हैं, तो समभाजकों का योग पता करना हो तो क्या होगा? 0 होगा। विषम भाजक का योग वही होगा जो कुल भाजक का योग है, क्योंकि सारे इसके भाजक विषम ही हैं। कैसे? आप कह सकते हैं 1 5 25 125 और 625 सब विषम संख्या है, ठीक है। ये ध्यान रख सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं, तो आप देख सकते हैं इसको,
कि हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ लिया, बस इसमें अब एक कॉन्सेप्ट अभी बताकर फिर आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट को हम लोग सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर 12 के कितने भाजक हैं, 1 2 3 4 6 और 12, क्योंकि हमने यही बेसिक से स्टार्ट किया था, हमने इसी को बेसिक से स्टार्ट किया था अभी, तो उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अगर इसका गुणनफल, इनके भाजकों का गुणनफल जानना है, भाजकों का गुणनफल क्या होगा, जितने भी भाजक हैं, अभी हमने योगफल देखा, भाजकों की संख्या देखा, तो भाजकों का गुणनफल तो क्या होगा, देखो 12 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये चाहते हैं 12 छक मतलब 2 तिया 6, 6 को 24, 24 गुने 6, 12 छक 72, 72 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, 4 तिया 12 दूनी 24, तो 72 को 24 से गुना कर लें। ठीक है, तो इनके गुणनफल क्या होंगे, इनके गुणनफल के लिए 4 दूनी 8, अगर हम लोग देखें 72 का 20 गुना करो, तो 72 का पहले 20 गुना करो, फिर 72 को 4 गुना करके जोड़ दो, ये 1440, 72 4 दूनी 8, 7 चौक 28, तो 8 8 4 12, बाकी एक 1728। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 12 के गुणनफल निकालना अगर होगा तो कैसे करेंगे, है ना, इसका जो गुणनफल हो गया, तो इसके जो भी भाजक हैं उनके गुणनफल, भाजकों का गुणनफल का कितने होंगे, जितने भी भाजक हैं उनके गुणनफल कितने होंगे, 1728 होंगे। ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाए तो। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग क्या करते थे, 2 का पावर 2 होता था, 2 का पावर जैसे जो भी है, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, कितने भाजक होते थे, तो आप देख सकते हैं हम लोग, तो इसके योगफल, अगर इसके योगफल को देखें तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, अभी फिलहाल हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, इसके अगर गुणनफल की बात करें तो हम इसको इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, आपको एक्चुअली भाजकों का गुणनखंड के लिए क्वेश्चन का क्या जरूरत पड़ेगा वो बस बता रहे हैं। ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया है, x एक धन पूर्णांक है इस प्रकार की 7x प्लस 96 विभाज्य है x से, तो x से विभाज्य है तो x से तो 7x विभाज्य है, तो x के कितने मान होंगे, तो 96 7x से विभाज्य हो जाए, यानी 96 के कितने गुणनखंड होंगे निकालना है, तो उसके लिए कितने भाजक होंगे, कितने भाजक से कितने संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, 2 से, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। ठीक है, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, तो क्या होगा, 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1, तो बताओ ये कितना हुआ, ये 6 और ये कितना हुआ 2, 6 दूनी 12, तो कितने संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, तो यहाँ भी जो भाजकों की संख्या निकालते हैं उसका यूज करके हम लोग यहाँ कर सकते हैं सीधा, तो 12 संख्या ऐसी है जो मतलब x के 12 मान हो सकते हैं जिससे 96 पूर्णतः विभाजित होंगे। देखो फिर से यहाँ भी देखो, x और y और z के मानों के किसी भी मान को, किसी भी चयन के लिए x y z के रूप में 6 अंकों की संख्या किससे विभाज्य होगा, तो ये हमने किया भी था कि अगर x y z को 1000 से गुना करो और प्लस x y z करो, इससे फायदा ये हुआ कि x y z अगर कॉमन ले लें दोनों में, है ना, तो यहाँ पे 1000 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यानी x y z
गुने 1001, यानी 1001 के कितने भाजक होंगे और कौन कौन होंगे ये पता चल जाए तो काम चल जाएगा। तो 1001 को अगर देखें तो 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 तिया 21, फिर 11 से कट रहा है, यानी 7, 11 और 13, ठीक है। तो अगर 1001 7, 11, 13 से विभाज्य है, ये XYZ भी 7, 11 और 13 से विभाज्य होगा, तो इसलिए इसका उत्तर यही होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी इसमें नेक्स्ट, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर होता है तो ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती है। ध्यान रखना 3 क्रमागत पूर्णांक की बात किया है, ठीक है, प्राकृत संख्या नहीं है, 3 क्रमागत, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे देखें, मान लो अगर एक क्रमागत पूर्णांक संख्या है, ठीक है, क्रमागत लगातार है, मान लो अगर पूर्णांक संख्या a है तो a-1 होगा और a+1 होगा, ठीक है। तो इनके गुणनफल, मतलब इनका जो योगफल होगा इनके गुणनफल के, ठीक है, इनके गुणनफल के बराबर है। तो इसमें एक तरीका अपना सकते हैं, सबसे पहले इसका योगफल देखें, इनके योग और इनके गुणनफल a-1 इंटू a+1, ठीक है, इसको हम +1 -1 कैंसिल, तो ये 3a हो गया। इधर अगर हम लोग देखें तो a² - 1² होगा इंटू a, तो 3a बराबर a³ -a, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरफ ला सकते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व कर सकते, देखना इसको, इस वाले पॉइंट को, a² -1 है, a² -1 है, a² -1 है और a है, तो a² -1 इंटू a है। तो अगर ऐसा कुछ हो, a² -1 इंटू a हो, तो इसका जो गुणनफल देखा तो a³ और a हो गया, तो a³ - a बराबर 3a, इसको इधर लेके चले जाएं, a³ बराबर 4a, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, a² बराबर देखना a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो a² बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ से a² टाइम्स बराबर 4, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर √4, तो +-2, तो a का मान एक बार -2 रख लो, एक बार a का मान +2 रख लो, ठीक है, एक बार -2 रख लो, एक बार +2 रख लो a का मान, ठीक है। तो क्या होगा इसका वैल्यू, अगर और a का वैल्यू 0 भी होगा, 0 पर भी सेटिस्फाई होगा ये, तो हम कह सकते हैं देखो, a का वैल्यू 0 रखें तो एक होगा -1, 0 और 1, फिर अगर -2 कर ले, a का मान 2 कर ले 2, तो क्या होगा, a-2 तो 1 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। अगर a का मान -2 कर ले तो -2 -1 -3 हो जाएगा, और -2 + 1 -1 हो जाएगा। ये 3 संभावनाएं हैं, ठीक है। इनका गुणनफल, इनका योगफल कितना होगा, 0, और गुणनफल भी 0 होगा। इनका योगफल 6 होगा, 6, और इनका गुणनफल भी 6 होगा। इनका गुणनफल -6 होगा और एडिशन भी -6 होगा, तो उसके बराबर है। तो ऐसे कितने संभावनाएं हैं, तो 3 संभावना होगा, 3 संभावना, ठीक है। तो देख लो, प्राकृत संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके वर्गों का अंतर, देख लो, जिनके वर्गों का अंतर, तो मान लो अगर प्राकृत संख्या a और b है तो उनके वर्गों का अंतर 63, तो इसको हम लिख सकते हैं a + b इंटू a-b बराबर 63। ऐसा कितना संभावना है, 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1 गुने 63 लिखें तब भी 63 होगा, है ना। 3 गुने अगर 21 लिखें तब भी 63 होगा, ठीक है।
7 गुने 9 लिखें तब भी 63 होगा। तो ऐसा 3 संभावना होगा। अगर ऐसा देखें तो 3 संभावना होगा, क्योंकि a प्लस बी एक बार a हो 1 हो जाए, a प्लस a माइनस बी 63 हो जाए। तो हम इसी से 3 संभावनाएं बता सकते हैं कि कोई दो संख्या का योगफल और उनका गुणनफल। ठीक है, मतलब a प्लस बी दोनों को जोड़कर 63 हो जाए, दोनों को घटाकर 1 हो जाए तब गुना होकर 63, दोनों को जोड़कर 21 हो जाए, दोनों को घटाकर 3 हो जाए तब, दोनों को जोड़कर 9 हो जाए, दोनों को जोड़कर घटाकर 7 हो जाए तब भी 63 होगा। तो ऐसा 3 संभावना होगा, 3 संभावना। देखो अब ये जो क्वेश्चन है आप इसको आप देख सकते हो। इसमें ठीक है, देखना। देखो कुछ नहीं है, ये बी ऑप्शन में देखो क्या है, n का महत्तम मान क्या होगा, n का महत्तम मान क्या होगा इस प्रकार की 7 गुने इतना इतना, मतलब 35 का पावर n, 35 के पावर n से विभाज्य है। तो 35 के इसमें कितने भाजक है निकालना है, 35 के कितने भाजक हैं, है ना, 35 कितनी बार आ रहा है पूरे में तो निकाल सकते हैं। 35 के लिए क्या जरूरत है बोलो, 35 कब आएगा, जब 7 और 5 होगा तब 35 होगा। तो 7 5 कितनी बार आ रहा है उसका ध्यान रखेंगे। बोलो 7 में 7 एक बार है, 343 में 7 3 बार है। लेकिन अगर इसको देखें तो ये 85 385 है, 7 पचे 35, 7 से अगर करें 7 पचे 35 और 7 पचे 35, यहाँ देखिए ये इसमें 5 कितनी बार है, अगर हम लोग देखें तो 1000, 1000 को 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है, और 125 या 250, है ना, तो हम लिख सकते हैं 125 गुने 8 1000 है। ठीक है, ये देखना 7 को पावर, जैसे 343 को 4 से 2401 जो होता है ना, 2401, अगर हम इसका गुणनखंड देखें 2401 का, 7 से कटेगा, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 तिया 21, फिर 7 से 49, फिर 7 से 7, 7 4 बार है किसमें, दो इसमें, फिर इसमें 7 कॉमन कर लो, 1 2 3 4 5, तो 7 एक बार इसमें भी है। तो अब देख लो इसमें, देखो ये 5, अगर हम लोग देखें 7 कितनी बार है पूरे में, 7 ढूंढो, 7 1 3 4 1 5 5 4 9 1 10, तो 7 10 बार है। और 55 कितनी, 55 इसमें कितनी बार है, 55 में 5 एक बार है ना, इसमें 5 एक बार है, 5 गुने 11, इसमें 5 3 बार है, 5 और कहीं है तो और कहीं नहीं है, 5 4 बार है टोटल, यानी 7 पर 4 बार और 5 पर 4 बार और 7 अलग से 6 बार, यानी 35, 35 पे पावर 4 हो गया, 7 पचे 35, 4 पावर है, सेम पावर कर लो, तो आंसर क्या हो जाएगा, m का मान जो n होगा, n का मान 4 होगा। ठीक है, देख लो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यदि 4 से 8 तक, मतलब x का मान है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 8 है, यानी x 4 से 8 के बीच में है और y 2 से 7 के बीच में है, तो x प्लस वाई के महत्तम मान का x माइनस वाई के न्यूनतम मान, तो x प्लस वाई का महत्तम मान निकालना है, महत्तम मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो महत्तम मान के लिए क्या होगा, इसमें से x का महत्तम क्या हो सकता है 8, इसमें y का महत्तम क्या हो सकता है अधिक से अधिक 7, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8 15। अब x माइनस वाई मतलब x और y के बीच के अंतर का महत्तम, मतलब अंतर का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान के लिए क्या करना होगा, एक का छोटा
मतलब x को 4 रख लो, और इसका सबसे बड़ा, जब ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा है तो उनके बीच का अंतर सबसे अधिक होगा ना, तो न्यूनतम मान अंतर। तो x बराबर 4 रख लो और y बराबर 7 रख लो, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 4 माइनस 7, तो -3। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें तो ठीक है ना, इसमें अगर 4 रख लें और इसमें ये, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, तो 15/-3, तो -15/3 यानी 5, -5। -5 है किसी में, नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें ध्यान क्या रखना, मान लीजिए पी और के दोनों अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि पी स्क्वायर प्लस के भी एक अभाज्य संख्या हो जो 30 से कम हो। जो के संभव मानों का, के का संभव मान कितने होंगे, तो सबसे पहले पी का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो के का वैल्यू 3 रखना पड़ेगा, तो पी स्क्वायर प्लस के क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 7 होगा। लेकिन पी स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसका वैल्यू भी, इन दोनों का मान भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 है ना, 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 प्लस 4 13, तो हो सकता है 9 प्लस 4 13। ठीक है, साथ साथ इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ठीक है ना, तो पी स्क्वायर तो अभी 2 ही रख लें, अभी अभी तो पहले 2 ही करके रख लें, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस, तो अब इसमें क्या हो गया, 4 प्लस 7, मतलब अगर हम ऐसे देखें, देखिए एक बार इसको ना ऐसे देखें कि पी स्क्वायर प्लस के है, ये भी अभाज्य संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या, ये भी क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करें कि p का वैल्यू 2 ले लें, मतलब सम अभाज्य है ना, तो क्या हो जाएगा, पहला 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 और प्लस 3, तो 7 होगा, फिर 4 प्लस 5 9 होगा, जो कि ये अभाज्य नहीं होगा, 4 प्लस 7 11 होगा, जो कि अभाज्य होगा, 4 प्लस 11 15, जो कि अभाज्य नहीं होगा, 4 प्लस 13 17, जो कि अभाज्य होगा, 4 प्लस 17, ठीक है, क्योंकि इसको भी अभाज्य ही लेना है, 17 21 अभाज्य नहीं होगा, 4 प्लस 19 23, ये अभाज्य होगा, 4 प्लस 23 27, ये अभाज्य नहीं है, 4 प्लस 29 31, ठीक है, ये अभाज्य है, लेकिन ये इसके लिए मान नहीं है, क्योंकि लिखा है 30 से कम होना चाहिए, ये 30 से कम नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3 और ये 4, 4 तो हुआ ही, लेकिन अगर विषम अभाज्य हो, यदि P एक विषम अभाज्य हो, तो विषम अभाज्य ऐसा भी हो सकता है, तो P का मान P बराबर 3, तो P बराबर 3 ले लें, तो P स्क्वायर प्लस के करें, तो 3 स्क्वायर प्लस 2, तो 9 प्लस 2 11 हो रहा है, तो ये होगा, लेकिन जैसे ही 3 स्क्वायर 9 है ना, और फिर प्लस 3 कर दें तो 12 हो जाएगा, जो कि होगा नहीं, आगे कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कितने हो गए,
तो 1 2 3 4 5, 5 हुए तो 5 होंगे ऐसे। ठीक है, ठीक है। देखना, अब इसमें इस क्वेश्चन का ध्यान रखें। देखो, कोई धन पूर्णांक n इस प्रकार है कि इसे n बराबर p प्लस क्यू प्लस आर के रूप में, जहां p q और r n के भिन्न गुणनखंड भी हों, p q r जो हो इनके अलग अलग गुणनखंड भी हों, व्यक्त किया जा सकता है। तो 50 से कम कितनी संख्याओं में यह गुण है? 50 से कम में कितनी संख्याओं में गुण है? एक हम लोग जानते हैं नॉर्मल धन पूर्णांक है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 6 होता है। तो अब ना क्या करें, इसके 6 के गुणज में देखें, सब में ये शामिल होगा, सब में ये नियम शामिल होगा। में देखें कैसे, इसका डबल करें, 2 4 और 6, तो 2 4 6, 6 4 10 2 12, है ना। फिर मतलब इनका योगफल भी 12 और इनके गुणनखंड भी 2 4 और 6। ठीक है, उसी तरीके से इसके मल्टीपल में 3, है ना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, 9 6 15 3 18। तो ऐसे करते करते ना आप देखेंगे 8 48 तक, इसका जो योगफल 48 होगा ना, 48 तक होगा। कैसे? इसका 8 गुना, इसका भी 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। तो देखिएगा 48 के ये तीनों गुणनखंड भी हैं, जो 8 से भी विभाजित होगा, 16 से भी और 24 से भी, और इन तीनों को जोड़कर 48 भी हो रहा है। तो ऐसे कितने हो रहे हैं? 50 से कम में, 50 से कम में कितनी संख्याओं में ये प्रवृत्ति दिख रही है? तो 8 में, तो 8 होगा। ठीक है, तो हम लोग आज गुणनखंड और गुणज के बारे में देखा, है ना, नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर वगैरह देखा। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच सबको।